हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे एपेक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 11। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और इसके साथ ही ये चैप्टर की जो थ्योरी वाली जो पूरा टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रत्यावर्ती धारा का लास्ट टॉपिक अगर देखा जाए तो वो है हमारे पास में ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इसके क्या क्या यूज होते हैं, कहां पे ये बेसिक काम में आता है, ये कैसे काम करता है और इसके अंदर किस किस तरीके की हानियां होती है जिनको अपन शॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिनको अपन अलग कर सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात की जाए तो आज का जो लेक्चर है उसका जो फ्लो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। फिर ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उस प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे। उसके बाद इसकी संरचना कैसी होती है, उस संरचना को समझेंगे कि किस तरीके से इसकी बनावट होती है। और फिर उसके बाद में इसकी वर्किंग कैसे, ये काम कैसे करता है, उसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट इसके बाद में होगा इसके टाइप्स की कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। और लास्ट ट्रांसफॉर्मर के अंदर हानियां कौन कौन सी होती है और उन हानियों को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ट्रांसफॉर्मर वाला कॉन्सेप्ट। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या है, एक विद्युत चुंबकीय यंत्र होता है या युक्ति होती है विद्युत चुंबकीय। ये विद्युत चुंबकीय युक्ति क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र के भी गुण काम करते हैं और चुंबकत्व भी काम करता है। तो इन दोनों का मिक्स रूप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है ये। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, विद्युत चुंबकीय युक्ति है, ये बेसिकली वोल्टेज को कम ज्यादा करने का काम करता है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो दिष्ट धारा से ज्यादा बढ़िया मानी जाती है, ज्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसके एडवांटेज ज्यादा होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो आपकी दिष्ट धारा होती है, आपने उसको जहां पे बना दिया बस वहीं पे आप उसको यूज में ले सकते हो। मान लीजिए इस रूम के अंदर अगर बना लिया तो उसको आप रूम से मुश्किल से 2 या 100 या 200 मीटर की दूरी पे और उसको सप्लाई कर सकते हो। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे दिष्ट धारा के अंदर लॉसेज भी ज्यादा होते हैं। जबकि दूसरी तरफ प्रत्यावर्ती धारा की बात की जाए तो प्रत्यावर्ती धारा को लंबी दूरियों तक आसानी से भेजा जा सकता है। हमारे घरों में जो आज विद्युत धारा आ रही है, जो हमारे पास करंट आ रही है, वो करंट कोई हमारे घरों में प्रोड्यूस नहीं हो रही है, वो जो है वो काफी लंबी दूरियों से आ रही है। और वो भी बिना एनर्जी लॉस के, या एनर्जी का लॉस हो भी रहा है तो बहुत कम एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो प्रत्यावर्ती धारा का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि उसको बहुत लंबी दूरियों तक हम आसानी से भेज सकते हैं बिना किसी ऊर्जा हानि के। और दूसरी इसकी खासियत होती है कि इसको वोल्टेज को कम ज्यादा भी किया जा सकता है। अब वोल्टेज को कम ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है, बहुत सारे जो हमारे जैसे पब्लिक प्लेसेज है, कॉलेजेस है, स्कूल है, जहां पे बहुत सारे उपकरण एक साथ काम करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, वहां पे कोई 220 वोल्ट की सप्लाई से काम चलने वाला नहीं है। वहां पे अपने को चाहिए होता है 11,000 वोल्ट, 440 वोल्ट, इतने हाई वोल्टेज चाहिए होते हैं। जो बड़े बड़े जो खनन क्षेत्र जो होते हैं, वहां पे जो मशीनरी काम करती है, उनके लिए काफी हाई वोल्टेज की जरूरत होती है। और हमारे घरों में लो वोल्टेज की जरूरत है। अब बन रही है, जहां से बिजली बन रही है वो तो एक स्टेशन है, अब वहां से जो वोल्टेज बन रहा है उस वोल्टेज को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी सप्लाई में देना है और वही हमारे घरों में भी सप्लाई में देना है। अब लॉजिकली सोच के देखिए कि जो अगर 11,000 वोल्ट का वोल्टेज जो डेवलप हो रहा है, जहां पे वो जो कंपनी बना रही है, अगर वो वोल्टेज डायरेक्ट ही हमारे घरों में भेज दिया जाए तो सारे उपकरण जल जाएंगे, क्योंकि हमारे उपकरणों की इतनी सहन शक्ति ही नहीं है, वो तो 220 वोल्ट की सप्लाई पे काम करते हैं। तो अब बेसिकली प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ रही थी कि प्रोडक्शन तो एक जगह पे हो रहा है, लेकिन उसकी सप्लाई बहुत सारी जगह पे करनी है और अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग वोल्टेज काम में लेना है। कहीं पे 220 वोल्ट काम आ रहा है, कहीं पे 440 वोल्ट काम आ रहा है, कहीं पे 11,000 वोल्ट तक काम आ रहा है। तो इन सारी प्रॉब्लम को, क्योंकि सप्लाई करने वाला जो स्टेशन है वो तो एक ही है, लेकिन अलग अलग वोल्टेज की सप्लाई करनी है। तो अलग अलग वोल्टेज की सप्लाई करने के लिए हमने एक उपकरण बनाया जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या करता है कि जैसी रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपको वोल्टेज को अप करना है तो वोल्टेज को अप भी कर सकते हो, वोल्टेज को अगर डाउन करना है, मान लीजिए कि 440 वोल्ट है, वो 440 वोल्ट को आपको 220 वोल्ट में बनाना है, क्योंकि घरों के अंदर 220 वोल्ट से काम चल जाता है।
तो 440 वोल्ट की जो सप्लाई लाइन है उसको 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन में चेंज करना, या फिर 220 वोल्ट की सप्लाई है उसको 440 वोल्ट की सप्लाई में चेंज करना, उसके लिए जो बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है, मध्यावर्ती का काम करता है, वो जो उपकरण है, वो जो विद्युत चुंबकीय उपकरण है, उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो अगर ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात की जाए तो कुछ इस तरीके से होता है। यह ट्रांसफॉर्मर के एक तरीके से कह सकते हैं कि इसकी बनावट, इसके अंदर बात की जाए तो ये पूरी की पूरी इसकी एक आयताकार करोड़ होती है, ठीक है ना, आयताकार बनी होती है। और एक किसकी बनी हुई होती है तो ध्यान रखिएगा, ये होती है नर्म लोहे की, नर्म लोहे की करोड़ होती है। नर्म लोहे क्यों काम में लिया गया, तो अब हम चुंबक वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक आता है शैथिल्य हानि, कि विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के कारण जब किसी पदार्थ के अंदर चुंबकन और विचुंबकन होता है तो उसके कारण कुछ हानि होती है और उस हानि को शैथिल्य हानि कहते हैं। तो शैथिल्य हानि के कारण को से बचने के लिए या शैथिल्य हानि कम हो, इसके लिए नर्म लोहा काम में लिया जाता है। जबकि हमको पता है कि जो स्टील होता है, अगर ये स्टील की बनाई होती तो लॉस ज्यादा होता, क्योंकि शैथिल्य हानि स्टील में ज्यादा होती है। तो नर्म लोहे की ये पूरी आयताकार करोड़ होती है, और वो भी कैसी बनाई गई है, ये पटलित बनाई गई है। ये जो आपको ये दिख रही है ये लाइन है, रियलिटी में ये जो है वो खांचे नुमा बनाई जाती है ये करोड़ को, ठीक है ना। जब भी आप कभी खंबे वगैरह पे देखते हो तो बहुत सारी जगह पे आपको ये ट्रांसफार्मर लगे हुए मिल जाएंगे। तो अगर उसको बड़े ध्यान से देखा जाए तो उसमें जो पट्टियां लगी हुई होती है वो खांचे नुमा होती है, मतलब एक पट्टी होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से खांचे नुमा ये पट्टियां लगी हुई होती, इनको बोलते हैं पटलित करोड़। इनको क्या बोला जाता है, पटलित करोड़ बोला जाता है, ठीक है ना। पटलित क्यों किया जाता है, क्योंकि भंवर धाराओं के कारण जो एनर्जी लॉस होता है, भंवर धाराएं बनती है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला जब अपन टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपने को पता चलता है कि लेंज के नियमानुसार जब भी किसी चालक प्लेट का चुंबकीय क्षेत्र बदला जाता है तो उसके अंदर कुछ धाराएं बनती है, वो वक्राकार धाराएं बनती है। ये जो वर्ताकार धाराएं इसके अंदर बनती है उन्हीं को हम भंवर धाराएं कहते हैं, और भंवर धाराएं एक तरीके से लॉस के रूप में यहां काम कर रही है। तो भंवर धाराओं के कारण जो होने वाला लॉस है, उस लॉस को कम करने के लिए हम पटलित करोड़ बनाते हैं, ताकि इसका एरिया जो है वो अलग अलग बढ़ जाएगा। तो धारा का जो प्रवाह होने के लिए क्षेत्र मिलेगा, भंवर धाराओं को प्रवाहित होने के लिए क्षेत्र मिलेगा, वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर एक प्लेट ऐसी है तो उसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो उसमें पूरा क्षेत्र मिल रहा है उसको सर्कुलर घूमने में, और इसी को मैं अगर खांचे नुमा बना दूं इस तरीके से, तो अब इसके अंदर धारा को घूमने के लिए जो एरिया मिला वो बहुत कम मिला। तो इसके कंपेयर में इसके अंदर जो इफेक्ट होगा, जो प्रभाव होगा भंवर धाराओं का, वो कम हो जाएगा। मतलब लॉसेज जो होंगे वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो भंवर धाराओं से बचने के लिए या भंवर धाराओं की हानियों को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की करोड़ को पटलित बनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जाता है। फिर अगर इसके बारे में बात की जाए तो यहां पर दो तरीके से यहां पे वाइंडिंग लगी हुई होती है। पहली जो वाइंडिंग होती है, ये जो प्राथमिक कुंडली, इधर वाली जो कुंडली है इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली इसको क्यों बोला है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का जो स्रोत होता है, ये एसी स्रोत, ये प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत जिस कुंडली के साथ जुड़ा हुआ होता है उसे बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली जो होते हैं उसके अंदर एक तांबे के तार लपेटे हुए इसके चारों ओर, इसको प्राथमिक कुंडली कहा जाता है। और ये जो होती है इसको बोलते हैं द्वितीय कुंडली या द्वितीयक कुंडली। ये जो है वो बेसिकली क्या है, आपकी द्वितीय कुंडली है। और इस द्वितीय कुंडली के साथ में आप जो है वो बाहर से एक प्रतिरोध कनेक्ट करते हो, इसको बोलते हैं RL, लोड प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध। वो प्रतिरोध जिसमें कि आपको वोल्टेज को कम ज्यादा करके सप्लाई दे दी है, ठीक है ना। यहां पे वोल्टेज कुछ अलग आएगा जब आउटपुट का वोल्टेज देखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो लोड प्रतिरोध जुड़ा होता है वो आउटपुट में जुड़ा होता है, जहां पे अपने को वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। 220 को 440 में बदलना है या 440 को 220 में बदलना है।
तो वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए यहां का वोल्टेज अलग आएगा, यहां का वोल्टेज अलग आएगा। तो हाई वोल्टेज को लो में बदलने के लिए या लो वोल्टेज को हाई में बदलने के लिए जो उपकरण एक काम करता है उसी को हम ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो दो तरीके की इसमें कुंडलियां होती है। प्राथमिक कुंडली वो होती है जिसको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा जाता है, और द्वितीय कुंडली वो होती है जिसके साथ लोड प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, मतलब जहां से आप आउटपुट लेते हो। मान लीजिए यहां पे आपने लगा दिया, यहां से 440 वोल्ट आ रहा था, घरों में चाहिए आपको 220 वोल्ट, तो यहां पे घर की जो सप्लाई है वो सारी की सारी यहां पे आरएल के साथ जुड़ी हुई है। तो बाह्य प्रतिरोध या आउटपुट का जो प्रतिरोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लोड रजिस्टर बोलते हैं, आरएल से उसको शो करते हैं। क्लियर है बात? तो ये बेसिकली इसकी एक बनावट होती है। अगर इसके सिद्धांत की बात की जाए तो सबसे पहले इसके अगर सिद्धांत की बात करें तो इसका जो सिद्धांत होता है कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, ये एक नंबर का प्रश्न जरूर बनता है। तो याद रखिएगा कि ट्रांसफॉर्मर जो कार्य करता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अन्योन्य प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी दो तरह का होता है, एक स्व प्रेरण है और एक अन्योन्य प्रेरण। तो ये कौन से प्रेरण पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो दूसरे टाइप का प्रेरण होता है, अन्योन्य प्रेरण, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि सिद्धांत क्या होता है, तो आप सिंपल सा बता सकते हो कि ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब अन्योन्य प्रेरण क्या होता है तो इसके बारे में आप 9 चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो। अन्योन्य प्रेरण का दरअसल मतलब क्या होता है कि धारा किसी एक में बदलेगी, पहली कुंडली में बदलेगी, और उसका जो इफेक्ट आएगा, उसका जो प्रेरण का गुण आएगा वो उसके पड़ोस में रखी हुई दूसरी कुंडली में आएगा। जब किसी प्राथमिक कुंडली के अंदर धारा का मान समय के साथ बदलता है तो द्वितीय कुंडली के अंदर प्रेरित धारा तथा प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। धारा किसी और में बन रही है, धारा किसी और की थी, लेकिन उसका इफेक्ट किस में आएगा? दूसरे के अंदर आएगा, क्योंकि फ्लक्स जाता है यहां से होके, कुछ चुंबकीय फ्लक्स होता है, वो फ्लक्स इसके साथ लिंक हो जाता है, और यहां का फ्लक्स जब इसके साथ लिंक हो जाता है तो उसके कारण ही इस कुंडली का फ्लक्स भी बदलेगा, चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स जब इसके अंदर परिवर्तित होगा तो इसके अंदर एक धारा का निर्माण होगा जिसको बोलते हैं प्रेरित धारा, और उसके कारण जो ईएमएफ डेवलप होता है उस ईएमएफ को बोलते हैं प्रेरित ईएमएफ। तो धारा इसकी होगी मूल धारा, प्रारंभिक धारा इसकी होगी प्राथमिक धारा, लेकिन इसके कारण इसका जो इफेक्ट आएगा वो द्वितीय कुंडली में आएगा, क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत यही कहता है। अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत कहता है कि जब धारा पहले में बदलेगी तो उसका इफेक्ट किस पे आएगा? दूसरे में आएगा, क्योंकि यहां से कुछ फ्लक्स लीक होगा और ये फ्लक्स किसके साथ जाके टच होगा? दूसरी कुंडली के साथ में जाके। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी जो कुंडली है, ये वाली कुंडली, इसका भी फ्लक्स बदला, और जब इसका फ्लक्स बदलेगा तो इसके अंदर एक करंट डेवलप हो जाएगी। ये प्रेरण का गुण होता है जो आप 9 चैप्टर में अच्छे ढंग से पढ़ते हो। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर आधारित कौन होता है? ये आपका उपकरण काम करता है। क्लियर है बात? तो ये अगर सिद्धांत पूछा जाए तो सिद्धांत आप सिंपल सा लिख के आओगे कि अन्योन्य प्रेरण के गुण पे आधारित है ये उपकरण। फिर बात की जाए इसके बनावट की, तो मैक्सिमम बनावट तो यहां पे आपको डायग्राम में दिख ही रही है सारी बातें, बस इसको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, और लिखने का तरीका आपको किस तरीके से रखना है उसके लिए भी मैं बता रहा हूं सारी बातें। तो अगर इसके बनावट की बात की जाए तो बनावट किस तरीके से होगी उसको अगर देखा जाए तो यह एक आयताकार नर्म लोहे की पटलित क्रोड होती है, जिस पर तांबे के मोटे तार लपेटे होते हैं। ठीक है ना? इसकी बनावट के बारे में बात की जाए तो इसकी बनावट प्रॉपर वे में लिख रहे हैं हम कि बोर्ड में किस तरीके से लिख के आएंगे। तो ये आयताकार नरम लोहे की
पहला क्वेश्चन आता है नरम लोहे की क्यों बनी होती है? शैथिल्य ह्रास कम करने के लिए। पटलित क्यों बनाते हैं? भंवर धाराओं के कारण होने वाली हानियों को कम करने के लिए। तो क्रोड बनी होती है जिसपे तांबे के मोटे तार लपेटे हुए होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद में जिस कुंडली मतलब जो तार लपेटते हैं उससे जो बनती है हमारे पास उसको बोलते हैं कुंडली। ठीक है ना, तांबे के तार लपेट के एक कुंडली बनाई जाती है और एक कुंडलियां टोटल कितनी होती है? 2 कुंडलियां होती है। ठीक है ना, तो जिस कुंडली के साथ एसी स्रोत जुड़ा होता है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, जबकि जिस कुंडली के साथ लोड प्रतिरोध या बाह्य प्रतिरोध कह सकते हो आप, लोड प्रतिरोध आरएल जिसको हम कहेंगे, लोड प्रतिरोध जुड़ा होता है उसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। ठीक है ना, तो 2 कुंडलियां होती है इसके अंदर। पहली कुंडली कौन सी होती है? जिसके साथ प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत जुड़ता है। और द्वितीय कुंडली कौन सी होती है? जिसके साथ में कि आप बेसिकली लोड प्रतिरोध को कनेक्ट करते हो। ठीक है ना, और इसके साथ ही इसके अंदर जो है वो पटलित क्रोड क्यों बनाते हैं उसका भी कारण दे दिया गया है, और साथ ही साथ में नरम लोहे की क्यों बनी होती है उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये बेसिकली इसकी नॉर्मल सी बनावट हम लिख सकते हैं। तांबे के मोटे तार लपेटे के कुंडलियां बनाई जाती है, 2 कुंडलियां, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। अब जो मेन आती है वो क्रियाविधि कि कैसे काम करता है ये। ठीक है ना, और इसी के सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं, क्रियाविधि के बारे में पूछते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ट्रांसफार्मर में कैसे वोल्टेज बदलता है। तो ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि, तो देखिए ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है उसको आप समझ सकते हो कि ये बेसिकली फैराडे के नियम, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर पढ़ते हैं कि जो प्रेरित ईएमएफ होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। तो फैराडे के नियम से अगर लिखा जाए तो मान लीजिए ये हमारे पास में पहली कुंडली है, ट्रांसफार्मर को अगर इसका सिंबल बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। ये 2 कुंडलियां होती है, इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। ठीक है ना, ये इसका सिंबल है, जो प्रॉपर डायग्राम है वो तो हमने देखा ही है। इसके अलावा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जो प्रतीक चिन्ह होता है उसको हम इस तरीके से शो करते हैं, इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। और इसे कहा जाता है द्वितीय कुंडली। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे हम प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत जोड़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा वो होती है जिसमें धारा हमेशा बदलती रहती है, कभी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो प्रत्यावर्ती धारा जब बदलेगी तो धारा के कारण बनेगा फ्लक्स। धारा के कारण इस कुंडली में क्या बनेगा? फ्लक्स बनेगा। ये एक तरीके से परिनलिका है, और परिनलिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा पे डिपेंड करता है। आप फॉर्मूला पढ़ते हो B = μ0 Ni। धारा बदलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, और चुंबकीय क्षेत्र के बदलने के कारण फ्लक्स बदलता है। तो जब इसको धारा से सप्लाई दी जाएगी तो इसके कारण यहां से फ्लक्स डेवलप होगा, यहां से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ये फ्लक्स जो है वो किसके अंदर से होके गुजरेगा? सेकंड वाली कॉइल से होके गुजरेगा, मतलब सेकंड वाले का भी फ्लक्स बदलेगा। तो मान लीजिए पहले वाले का फ्लक्स φ1 है तो दूसरे वाले का फ्लक्स कितना होगा? φ2 होगा। फ्लक्स को अपन φ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले वाले का फ्लक्स जो बना वो सारा का सारा किसके साथ लिंक हो रहा है? दूसरे वाले के साथ। तो दूसरे वाले में भी फ्लक्स गया, दूसरी वाली कुंडली में भी, और जब फ्लक्स जाएगा तो यहां पे अगर लोड प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, ये RL, तो इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगी? धारा डेवलप हो जाएगी, धारा बनेगी, उसको बोलेंगे प्रेरित धारा। तो पहली कुंडली का जो फ्लक्स बदलेगा वो EMF डेवलप करेगा, और जो फ्लक्स बदलेगा वो सारा लिंक किसके साथ होगा? दूसरी कुंडली के साथ लिंक होगा,
और जब दूसरी कुंडली के साथ लिंक होगा तो उसके अंदर भी एक धारा बनेगी जिसको बोलते हैं प्रेरित धारा। तो उसी के आधार पे देख रहे हैं तो लिखेंगे कि फैराडे के नियमानुसार, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से प्राथमिक कुंडली का फ्लक्स, दो कुंडलियां है ना, प्राथमिक कुंडली का प्रेरित ईएमएफ कह सकते हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसको लिखेंगे ईपी, ई मतलब ईएमएफ, पी फॉर प्राइमरी, प्राथमिक कुंडली का, जो लिखा जाएगा माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी। ये एनपी क्या है? पहली कुंडली में फेरों की संख्या, जो प्राथमिक कुंडली में है उसके अंदर फेरों की संख्या, और ये क्या? फ्लक्स में परिवर्तन है। तो फैराडे का नियम होता है, इसको तो आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर में अच्छे से समझ चुके होंगे। तो EP इक्वल टू माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा। अब जो प्राथमिक कुंडली के अंदर फ्लक्स बना, हमें मान के चल रहे हैं कि सारा का सारा फ्लक्स किसमें जा रहा है? दूसरे में। हालांकि कुछ लॉस हो सकता है, लेकिन अपन यहां पे आदर्श स्थिति ले रहे हैं, आइडियल केस ले रहे हैं। और आइडियल केस में क्या देख रहे हैं कि जो पहली कुंडली का फ्लक्स बना वो सारा किससे लिंक हो रहा है? दूसरी कुंडली से। तो ये प्राथमिक कुंडली में प्रेरित ईएमएफ है। अब ये सारा फ्लक्स अगर दूसरी वाली कुंडली के साथ में जाएगा तो दूसरे में भी ईएमएफ डेवलप होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो यदि प्राथमिक कुंडली का फ्लक्स पूर्ण रूप से द्वितीयक कुंडली से संबद्ध हो तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित ईएमएफ, द्वितीय कुंडली में कितना प्रेरित ईएमएफ बनेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यह लिखा जाएगा ES, S फॉर सेकेंडरी। द्वितीय कुंडली को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कुंडली। तो सेकेंडरी में बनेगा माइनस NS डी फाइव बाई डी टी। ये NS क्या है? दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या, क्योंकि कॉइल लपेटी है ना हमने, ये दोनों जगह पे बेसिकली क्या लपेटी हुई है? ये कॉइल है, इसमें फेरों की संख्या NP है और इसमें फेरों की संख्या क्या मान ली? NS मान ली, क्योंकि फेरे तो अलग अलग हो सकते हैं। तो NP और NS दो हमारे पास में अलग अलग फेरे। तो दूसरी कुंडली में ये हमारे पास समीकरण संख्या 1 बन गई, और दूसरी कुंडली में जो फ्लक्स बन रहा है ये समीकरण संख्या हमारे पास 2 बन गई। तो अब जो है वो क्या कर दो? समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर दो। तो जरा देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आएगा। तो समीकरण 1 बटे समीकरण 2 कर दो। तो समीकरण 1 और 2 करेंगे तो ये बनेगा EP डिवाइड बाई ES बराबर माइनस NP डी फाइव बाई डी टी डिवाइड बाय माइनस NS डी फाइव बाई डी टी। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, डी फाइव बाई डी टी से डी फाइव बाई डी टी कैंसल आउट। तो ये बेसिकली आपके पास जो रिजल्ट आया, नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं, EP बाई ES इज इक्वल टू NP बाई NS। अगर आपसे पूछा जाए कि EP क्या है तो EP क्या बताया जाएगा कि EP बेसिकली प्राथमिक कुंडली का प्रेरित ईएमएफ, और ES पूछा जाए तो ES क्या बताओगे? प्राथमिक द्वितीय कुंडली, सॉरी द्वितीयक कुंडली का प्रेरित ईएमएफ। अगर पूछा जाए NP क्या है तो NP क्या बोलोगे? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और NS क्या है? तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आया। तो हम यहां पे जो ईएमएफ होता है वो वोल्टेज होता है, एक तरीके से जो प्रेरित ईएमएफ होता है वो वोल्टेज ही होता है। तो वोल्टेज को हम लिख सकते हैं कि EP बाई ES को क्यों ना अपन वोल्टेज लिख ले VP बाई VS, क्योंकि अपन वोल्टेज को तो V से ज्यादा अच्छे से समझते हैं।
तो ई को हटा करके हमने क्या कर दिया, वी पुट कर लिया। तो देखिए क्या बन गया, ये वीपी बाई वीएस क्या बन जाएगा, एनपी बाई एनएस। ये हमारे पास वोल्टेज का फेरों की संख्या के साथ संबंध आ गया कि प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज बनेगा तो प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या ऊपर आएगी, और द्वितीय कुंडली का वोल्टेज देखोगे तो द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आया। अब देखिए हम यहां पे जो ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हैं वो आदर्श स्थिति में पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि संपूर्ण जितना फ्लक्स पहली कुंडली में बन रहा है वो सारा का सारा फ्लक्स किसको जा रहा है, द्वितीय कुंडली को जा रहा है, दूसरी कुंडली को जा रहा है। हालांकि ऐसा पॉसिबल हमेशा नहीं होता है, कुछ लीकेज भी होता है फ्लक्स का, लेकिन यहां पे जो पढ़ा जा रहा है वो आदर्श स्थिति पढ़ी जा रही है। आइडियल मान रहे हैं ट्रांसफॉर्मर को, जिसकी दक्षता 100% होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कितनी होती है, दक्षता का मतलब वो कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, कितना दक्ष है वो, तो उसको बताने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, पावर को बताते हैं कि इनपुट की पावर और आउटपुट की पावर दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी, तो दक्षता जो आएगी वो 100% आएगी। तो ये केवल आदर्श के लिए काम कर रहा है, क्योंकि हम मान के चले कि प्राथमिक कुंडली का फ्लक्स द्वितीय में जा रहा है 100%। तो अगर एक आदर्श कुंडली की बात करें तो उसकी दक्षता क्या होती है, 100% होती है। तो हम आदर्श के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए, आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए दक्षता 100% होती है। तो 100% लिखेंगे तो बेसिकली 100% क्या, जितनी इनपुट की पावर है उतनी आउटपुट की पावर है। तो हम लिख सकते हैं कि इनपुट की पावर पी इन और आउटपुट की पावर दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और हमें पता होना चाहिए कि पावर को ही हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज इंटू करंट। पावर को क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई। तो अगर प्राथमिक कुंडली में देखा जाए तो प्राथमिक कुंडली में बनेगा प्राइमरी का VP और करंट कितनी बनेगी, IP। प्राथमिक कुंडली के लिए V इंटू आई लगाए तो प्राथमिक कुंडली के लिए VP इंटू IP, और सेकेंडरी के लिए लिखा जाए जिससे आउटपुट निकालेंगे सेकेंडरी, और करंट भी सेकेंडरी, यही बना। तो अगर मैं यहां पे VP डिवाइड बाय VS निकालूं, VP डिवाइड बाय VS, तो ये आएगा IS अपॉन IP। ये हमारे पास एक और संबंध आया करंट के साथ, वोल्टेज का करंट के साथ संबंध आया। तो अगर इन दोनों संबंधों को ध्यान से देखें तो ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन बन जाएगी। एक है VP डिवाइड बाय VS, NP डिवाइड बाय NS, और दूसरा जो हमारे पास रिजल्ट आया है, जो हमने शक्ति बराबर की तब, कि VP डिवाइड बाय VS बराबर IS डिवाइड बाय IP। तो अगर इसको ट्रांसफॉर्मर के लिए समीकरण के रूप में लिखा जाए तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर के लिए कि VP डिवाइड बाय VS इज इक्वल टू NP डिवाइड बाय NS, और साथ ही साथ में क्या लिख लेंगे, IS डिवाइड बाय IP बराबर कांस्टेंट। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर के जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, आगे न्यूमेरिकल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो उनमें इसी से सारी बातें की जाएगी। तो ये बेसिकली वोल्टेज प्राइमरी का डिवाइड बाय सेकेंडरी का, फेरों की संख्या प्राइमरी में डिवाइड बाय सेकेंडरी की, करंट सेकेंडरी की ऊपर होगी, ध्यान रखिएगा, करंट सेकेंडरी की ऊपर, प्राइमरी की नीचे, और इन सब का जो अनुपात रहेगा वो एक नियतांक रहेगा जिसको हम K से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है बात। तो ये बेसिकली हमने ट्रांसफॉर्मर की क्रियाविधि के बारे में बात की कि जितना फ्लक्स पहली कुंडली में बनेगा वो सारा फ्लक्स दूसरे को जाएगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, अन्योन्य प्रेरण का जो सिद्धांत कहता है कि पहली कुंडली के अंदर जो फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है उसके कारण दूसरी कुंडली के अंदर धारा बने, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण, और उसी के ऊपर आधारित कौन है, हमारा ट्रांसफॉर्मर आधारित है। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप का होता है, तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि या तो वोल्टेज को बढ़ाना होगा हमने को कहीं पे, या वोल्टेज को कम करना होगा। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।